O hidden light, vibrant in the creator. O hidden light shining in every creature, O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee He is himself as one with thee. know he is also one with every other. Know he is also one with every other. बहुत बहुत नमस्कार शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ स्पीकर हैं ब्रदर यूएस पांडे जी। ब्रदर यूएस पांडे जी लाइफ मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के और ये रिटायर हुए थे एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। हमारे ब्रदर पांडे जी इंटरनेशनल स्पीकर हैं, नेशनल लेक्चरर हैं और अभी करंटली ये प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड थियोसॉफिकल फेडरेशन के। ये ब्रदर बहुत एक्टिवली एसोसिएटेड हैं लेक्चरिंग में, स्टडी कैंप्स लेने में, आर्टिकल्स लिखने में और टीचिंग के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाके लेक्चर्स देने में। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर इनके आर्टिकल्स बहुत जगह पे छप चुके हैं और हम लोग कभी ना कभी इनकी कोई ना कोई लेक्चर ज़रूर हम लोगों ने अटेंड करा हुआ है। पर्सनली भी हम लोग मिले होंगे क्योंकि ये काफ़ी इनकी टूरिंग रही है। हमने कम से कम दिल्ली में तो कई बारी आ चुके हैं और हमारे शंकर लॉज में भी इन्होंने स्टडी कैंप्स लिए हुए हैं, दिल्ली फेडरेशन में भी लिए हुए हैं। आज का टॉपिक भी इन्होंने जो चुना है बहुत ही बढ़िया है और हम सब ज़रूर लाभान्वित, हम सबको लाभ मिलेगा उससे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिवाइन एथिक्स। तो ब्रदर पांडे जी आपसे निवेदन है, आप कृपया स्टार्ट करिए। धन्यवाद बंधु राजू गुप्ता जी। और इसके पहले मैं शुरू करूँ, मैं आप सभी को, मेरे भाई बहनों को अपना हार्दिक अभिवादन देता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। आज की वार्ता में जो बिंदु रखे जाएंगे उसके साथ शेयर करने के लिए। तो आज का विषय रखा गया है डिवाइन एथिक्स, दिव्य नैतिकता, दैवी नैतिकता। तो थोड़ा सा कुछ बिंदु हम देखेंगे। ग्लॉसरी में थियोसॉफिया को डिस्क्राइब करते हुए कहा गया है, इट इज प्रैक्टिकल, इन इट्स प्रैक्टिकल बेयरिंग थियोसॉफी इज प्योर डिवाइन एथिक्स। अपने व्यवहारिक पक्ष में थियोसॉफी शुद्ध डिवाइन दिव्य नैतिकता है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही प्रसंगवश है, बहुत ही गूढ़ है। थियोसॉफी के बारे में हम सभी ने बहुत से काफी लिटरेचर पढ़े हैं और उसके मर्म को समझने की कोशिश किया है। लेकिन इस वार्ता में जो उसका थियोसॉफिक एथिकल पक्ष है, एथिकल बिंदु है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पीटू थियोसॉफी में ब्लॉडसी कहती हैं कि जो कुछ भी महान था, उदार था, हीरोइक था, बहादुरी का था पुराने प्राचीन समय में, उसके बारे में केवल चर्चा नहीं होती थी, केवल धार्मिक संस्थानों में भाषण नहीं दिए जाते थे जैसा कि हमारे समय में होता है, किंतु उस पर पूरा सभी लोग और करीब करीब और कभी कभी पूरे देश उसको व्यवहार में लाते थे, अपने जीवन में उतारते थे, जीवन उसी तरह जीते थे। जो भी चीजें, जो भी व्यू पॉइंट, जो भी विचार महान हैं, उदार हैं, बहादुरी के हैं, वो केवल बोले नहीं जाते थे, केवल शिक्षा में नहीं आते थे, बट व्यवहार में उतारे जाते थे सभी के द्वारा, कभी कभी पूरे देश के द्वारा, जिसको हम शायद स्वर्णिम युग या गोल्डन एज कहते हैं। कई जगहों पर ब्लॉट्सकी ने ये बड़ा जोर दे के कहा है कि थियोसॉफिकल एथिक्स जो है वो प्रैक्टिस करना है। डिवाइन एथिक्स, थियोसॉफिकल एथिक्स, आर्केटाइपिकल एथिक्स, कई ऐसे टर्म यूज किए गए हैं जो एथिक्स के हाईएस्ट पॉइंट पर बताए गए हैं। जो थियोसॉफी के एथिक्स हैं वो कोई यूनिक नहीं है, कोई अजीबे नहीं है, कोई अलग से नहीं है, किंतु जो एंशिएंट, प्राचीन
फिलॉसफी में, प्राचीन दर्शनों में, प्राचीन समाज में जो भी सिद्धांत थे उनका समन्वय है, इंटीग्रेट है, उसका एसेंस है। ये जो एथिकल बिंदु है, जो नैतिकता के बिंदु हैं, ये डिवाइन विजडम रिलीजन या थियोसॉफी की आत्मा है, सोल है। और सारी शिक्षा का जो बनाया गया है, ताना बाना जो बना गया है थियोसॉफिकल शिक्षा का, वो इसी बिंदु पर लाने के लिए हमको है कि उसको हम समझें और उस तरह से जीवन जीने की प्रैक्टिस करें। और ये कहा गया है कि ये जो बिंदु हैं, ये किसी समय में, प्राचीन समय में सभी राष्ट्रों के कॉमन प्रॉपर्टी थी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, मतलब सभी लोग इसको मानते थे, सभी लोग इसको फॉलो करते। न केवल गौतम बुद्ध ने और ईसा मसीह ने उस प्राचीनतम नैतिकता का शिक्षा दिया, लेकिन जितने भी प्रयास हुए हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, समाज में डिवाइन विजडम, ब्रह्म विद्या को सिद्धांत पाने में तब इस डिवाइन एथिक्स की बात की गई है। जो अमोनियस सकास ने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसमें थियोसॉफी का शब्द प्रचार किया, उसमें भी पुराने एथिकल प्रिंसिपल्स को भी उन्होंने जोड़ दिया, उसी को उन्होंने प्रभावशाली माना और उसी पर सारी शिक्षा बेस किया। जो मॉडर्न थियोसॉफिकल मूवमेंट है, जो 1875 में ट्रॉट्स्की द्वारा चलाया गया, महात्माओं के प्रेरणा के में, वो उसी प्राचीन पैटर्न, प्राचीन जो उसका खाका है, उसी पर सब चीजें बेस्ड हैं। कीटो थियोसॉफी फिर वो कहती हैं कि थियोसॉफी में हमें एथिक्स को माइंड में उतारना है, नैतिकता को माइंड में उतारना है, हृदय में उतारना है। और ये जो सदाचार की जो टीचिंग है, जो मॉरल टीचिंग है, उसमें उसी सिद्धांत को लाती हैं जो उन्होंने दार्शनिक जो दर्शन है, जो तमाम तरह के वर्णन है, कॉस्मोजेनिस्ट, एंथ्रोपोजेनिस्ट जो लाती हैं, जिसे उन्होंने समन्वय किया है, सिंथेसाइज किया है तमाम टीचिंग्स का, तमाम टीचिंग के एसेंस का। उसी तरह जो थियोसॉफिकल एथिक्स की चर्चा होती है, उसमें सभी महान धर्मों के जो मुख्य बेसिक एथिकल पॉइंट हैं उसको लाया गया। सोसाइटी का जो दूसरा उद्देश्य है, जैसा आप में से कुछ लोग या सभी लोग जानते होंगे, जो 3 उद्देश्य है उसका जो परिभाषा है, उसके जो शब्द हैं, वो समय समय से बदले गए हैं। और सबसे पहले जो दूसरे उद्देश्य के वर्णन था वो इस प्रकार था: द सीरियस स्टडी ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड रिलीजन फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड द सिलेक्शन देयरफ्रॉम ऑफ द यूनिवर्सल एथिक्स। अब देखिए, आज का जो वर्णन है थोड़ा सा चेंज हो गया है। आजकल है टू एनकरेज कंपैरेटिव हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, साइंस एंड फिलॉसफी। उस समय पहला जो वर्णन था, डिस्क्रिप्शन था, उसमें था द सीरियस स्टडी ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड रिलीजन फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड द सिलेक्शन देयरफ्रॉम ऑफ द यूनिवर्सल एथिक्स। तो यूनिवर्सल एथिक्स पर चर्चा की गई थी, एक ग्लॉसरी में वर्णन है इसका। ये एथिक्स का जो सार है, जो निचोड़ है, वो डिवाइन, अपने दैवी जीवन में उतारना उसकी डिवाइन प्रोसेस के द्वारा होता है। और उसी के पर्पस के लिए, उसी उद्देश्य के लिए सारी शिक्षाओं मानवता के सामने लाई गई। कीटो थियोसॉफी में फिर कहा गया है, ये जो शिक्षाएं हैं एथिक्स की, ये सार हैं, क्रीम है संसार की सारी नैतिकता की शिक्षाओं के। और उनको सभी जो महान सुधारक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, धर्मों के सुधारक हुए हैं, उनकी शिक्षाओं का सार है, निचोड़ है। और इसलिए आप देखेंगे कि इसमें जो कन्फ्यूशियस, जोरास्ट्रियर, लाओ त्से, भगवत गीता, जो भी शिक्षाएं आप देखेंगे उसमें सारे का सार इसमें लाया गया है। और जो गौतम के और गौतम बुद्ध के और ईसा मसीह के जो टीचिंग थी, जो शिक्षाएं थी, हिलेट और तमाम पाइथागोरस, सोक्रेटिस, प्लेटो और हमारे महान ऋषियों के उपनिषद, भगवत गीता की जो एथिक्स जो थी, एथिकल बिंदु है, उसका सार इसमें लाया गया है। जो थियोसॉफिकल एथिक्स है, जो मॉरल फिलॉसफी है इस ब्रह्म विद्या की, विजडम रिलीजन की, वो किसी भी जीवंत विज्ञान की तरह है
और वो एक सार्वभौमिक तत्व मीमांसा है, दर्शन है। और इसका ये महान जो ब्रह्मांड है उसका स्वयं व्यक्त रूप है। जो कॉस्मस है, कॉस्मस एक व्यवस्था से चलता है, एक ऋता कहा गया अपने वेदों में, ऑर्डर में चलता है। और उसी ऑर्डर का व्यक्त रूप ये डिवाइन एथिक्स है, यूनिवर्सल एथिक्स है। क्योंकि एथिकल जीवन से ही हमारा अपना संसार, समाज का संसार और जो उसका जो विकास है, उसका जो चलना है, वो सब होता है। कॉस्मस ये जो है, जो ब्रह्मांड है, केवल वो दृश्य मटेरियल जगत नहीं है, लेकिन बल्कि ये एक एनर्जी का एक बड़ा पिंड है और एक नैतिकता का भी पिंड है। कॉस्मस के जो ब्रह्मांड के जो मटेरियल लेवल पर जो साइंस के नियम है, उसको हम लोग काफी हद तक समझे हैं, हालांकि कभी पूर्णतः नहीं समझे हैं। और लेकिन उसी तरह जो उसका सटल पक्ष है, जो अदृश्य पक्ष है, वो भी जिन सिद्धांतों से चलता है, उसी को डिवाइन एथिक्स में लाया गया है, जिसको हम मटेरियल, जब तक हम मटेरियलिटी में इन्वॉल्व रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं उसकी जरूरत को। अगर मनुष्य का मन उस डिवाइन माइंड से निकला है, महत्व से निकला है, तो ये आवश्यक है, इसको समझा जाता है कि उसका सोल, जो आत्मा है, वो यूनिवर्सल सोल की एक किरण है, परमात्मा की एक किरण है। और वो केवल नैतिकता के नियम द्वारा ही सारे गुणों को अपने अंदर व्यक्त कर सकता है, केवल नैतिकता के गुणों को उसका फॉलो करके, उसका प्रैक्टिस करके। ब्रॉडस्की ने अमेरिकन थियोसॉफिस्ट को 5 मैसेजेस दिए थे ऑलमोस्ट अपने जीवन काल के अंत में। उन्होंने देखा था कि सोसाइटी कैसे पनप रही है, उसमें कुछ कमियां आ गई हैं, लोग आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, कुछ गलतियां निकाली जा रही हैं। तो उन्होंने एक 5 मैसेज दिए थे, संदेश दिए थे, और वो बड़े मैसेज हालांकि अमेरिका के थियोसॉफिस्ट को एड्रेस हैं, बट वो हम सभी पर लागू होते हैं, उस समय भी लागू होते थे, आज भी लागू होते हैं। तो उसमें से कुछ आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा। पहला वो कहती हैं, जो जो थियोसॉफी का एसेंस है, वो डिवाइन और ह्यूमन जो मनुष्य है उसमें पूर्ण सामंजस्यता लाने के लिए है, जो थियोसॉफी का एसेंस है। जो देवता लाइक क्वालिटीज हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, वे हमारे जो सांसारिक और भौतिक भावनाएं हैं, जो जंत भावनाएं हैं, उससे दब जाती हैं। और उसी को उसको हटाकर फ्री करना है इन एथिक्स के द्वारा। जो दयालुता है और उसकी जो काइंडनेस है, और दूसरों के प्रति जो खराब भावनाएं हैं, स्वार्थपरता है, उदारता है, जो गुडविल है, जो शुभकामनाएं हैं सबके प्रति, और परफेक्ट जस्टिस, परिपूर्ण न्याय दूसरों के प्रति जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं, इसके मुख्य फीचर हैं, इस थियोसॉफी एथिक्स के, डिवाइन एथिक्स के। जो भी थियोसॉफी की शिक्षा देते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनको वो दूसरों पर अच्छी भावनाएं, गुडविल, और दूसरों के साथ तारतम्य उसको लाना पड़ेगा, तभी हम डिवाइन एथिक्स को प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। जो थियोसॉफी का टीचिंग देता है, थियोसॉफी को समझता है, वो दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं, शुभकामनाएं, गुडविल के बिना थियोसॉफी की शिक्षा नहीं दे सकता है। थियोसॉफी जो है उसको लोगों के बीच में लाने के लिए ये मन में रखना आवश्यक है कि जो थियोसॉफिस्ट हैं उनका ये कार्य है कि मनुष्य के हृदय को खोला जाए, मनुष्य की समझ को उदारता, न्याय और जनरसिटी, सबके प्रति उदार होने की तरफ लाया जाए, उस गुण को लाया जाए जो केवल ह्यूमन किंगडम को बिलोंग करते हैं। ये ह्यूमन किंगडम के नेचर है, स्वभाव है। और चूंकि हम ह्यूमन स्टेज में आ गए हैं, ह्यूमन किंगडम में आ गए हैं, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि हम इन गुणों को लाएं अपने में और अपनी शिक्षाओं द्वारा दूसरों में लाने की कोशिश करें। ये कोई अजूबा नहीं है, बल्कि ये सामान्य हमारा नियम बन जाना चाहिए। ये यूनिक नहीं होना चाहिए कि असाध्य नहीं माना जा सकता। ये कठिन होता है लेकिन असाध्य नहीं है। जो परमार्थ का जीवन है
अल्ट्रुइज्म का लाइफ है वो केवल कुछ आदर्श नहीं है, किंतु एक वो व्यवहार में लाने का विषय है। स्वभावतः है तब थियोसफी जो है प्रत्येक घर में, प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक मन में एक छाप छोड़ती है, एक कंपन डालती है समरसता की और दूसरों के प्रति शुभकामनाओं की, दूसरों के प्रति उनके प्रोग्रेस के लिए जाती है, और जो बुरी है इलविल की फीलिंग उसको मिटाती है। यह जो है दूसरों की समस्याओं को सुनती है, दूसरों की समस्याओं में एक करुणापूर्ण प्रत्युत्तर देती है और उसके साथ समाज में समरसता लाती है। तो हमारे काम का एक हिस्सा होना चाहिए कि उस सोल, जो सत्य का सोल है, जो लिबर्टी का सोल है, स्वतंत्रता का सोल है, सोल को स्वतंत्र करने का सोल है, जिसका जो टॉर्च है, उसका जो प्रकाश है, उसको हम अपने ऊपर डालें और दूसरे ऊपर भी डालें। और इसलिए अगर थियोसफी की जो एथिक्स है वो और भी आवश्यक है मानव समाज के लिए, उसके जो साइंटिफिक एस्पेक्ट, उसके साइकिक एस्पेक्ट, जो मनोदशा है उसको समझने के लिए और उस मनोदशा को उच्च अवस्था में लाने के लिए, मनुष्य को अपने रियल स्वभाव में ले जाने के लिए ये एथिक्स बहुत आवश्यक होते हैं। लेकिन ये जो काम है ये दूसरे जो धार्मिक संगठन है उनसे कैसे अलग है। तमाम धार्मिक संगठन मॉरल की चर्चा करते हैं, एथिक्स की चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। उनके कार्यक्रमों से क्या कैसे अलग है, इसको भी हम थोड़ा समझें। पहला ये है कि हमारा जो है ये सोसाइटी और उसके जो सिद्धांत हैं कोई मतवादी नहीं है, सांप्रदायवादी नहीं है, और हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक हायर लेवल पर लोगों से अपील करते हैं। कभी कभी हम कुछ लोग कभी कभी जो धर्म के तमाम धर्मों में जो रिचुअल है, जो कर्मकांड है और जो सोशल कस्टम्स है, उसको हम सदाचार के सिद्धांतों से मिला देते हैं। जो ऑर्गेनाइज धर्मों के धार्मिक शिक्षाएं हैं उसमें रिचुअल और सोशल कस्टम्स मिला दिए जाते हैं, और इसलिए वो एक तरह से बिजनेस हाउस बन जाता है, एक कमर्शियल एक्टिविटी हो जाती है। उनके मंत्रोच्चारों द्वारा उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है एक सांप्रदायवादी हो जाता है, इसमें दूसरों के प्रति थोड़ा सा भेद रहता है। वे लोग जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है उस सिद्धांत को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, वे केवल उस अपने ग्रुप, अपने मत के सिद्धांतों को ही प्राथमिकता देते हैं और दूसरों के मतों को के प्रति उदासीन रहते हैं, कभी कभी उनका अनादर भी करते हैं। जबकि जो डिवाइन विजडम है वो डिवाइन एथिक्स जब चर्चा करता है तो वो सार्वभौमिक प्रयोग के लिए है, बिना किसी संप्रदायवाद के, बिना किसी मत के, बिना किसी कर्मकांड के, रिचुअल के। और दूसरा यह है कि जबकि जो अच्छा सदाचार जो है, अच्छा चरित्र है, गुड कंडक्ट है, वो जो है एथिकल वैल्यूज के साथ ही उसका पर जोड़ जाता है, एम्फसाइज किया जाता है, और वो पहला सिद्धांत हो जाता है जो हमारे अंदर सदाचार के नियमों के बेसिक सिद्धांतों के हमारे अंदर उसको जमाने की कोशिश की जाती है फिलॉसफी द्वारा। जो सही सिद्धांत है वो जो सैलरीड पीस हैं, जो संगठित इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके द्वारा सही सिद्धांत लाने में तमाम मुश्किलें होती हैं। और इसीलिए जो अल्ट्रुइज्म है, प्योर जेन्युइन अल्ट्रुइज्म, उसको थियोसफी के माध्यम से लाया गया, जहाँ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का उद्देश्य बनाया गया, जिसमें सभी तरह का जो भेद है, डिफरेंसेस है, समाप्त किया जाए और केवल उसी विचार से डिवाइन एथिक्स का अभ्यास किया जा सकता है और उसी के द्वारा जो डिवाइन प्लान के अनुसार मानवता का विकास किया जा सकता है। जो साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक हैं, वो एथिक्स की चर्चा नहीं करते, एथिक्स को प्राय नहीं मानते, इंडिविजुअल रूप से मानते हैं, लेकिन विज्ञान का जनरल प्रिंसिपल वो नहीं मानते।
वैज्ञानिक प्रयोग में, विज्ञान के प्रयोग को टेक्नोलॉजी में उतारते समय उसका उपयोग करने में एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा जाता। और इसीलिए महात्मा केश ने 1880 में एक पत्र में कहा कि एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल साइंस हैज नथिंग टू डू विथ morality, virtue, philanthropy, therefore can make no claim upon health until it blends itself in metaphysics. मास्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है, उनका प्रयोग हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, उसको एक नैतिक सिद्धांत से, एक परमार्थ के सिद्धांत से ही उसका उपयोग किया जाए, और तभी उसमें जो मानवता का समग्र विकास हो पाएगा और महात्माओं का योगदान हो पाएगा। तब तक वो उसमें कोई योगदान नहीं कर पाएगा। उसी महात्मा ने एक दूसरे पत्र में कहा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में कहा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है ये कोई आइडियल फ्रेज नहीं है, ये कोई अनावश्यक एक सिद्धांत नहीं है, और यही एक सिक्योर, एक सुरक्षित फाउंडेशन बनेगा जो सार्वभौमिक नैतिकता है। यह कुछ लोग कहते थे ये एक स्वप्न है, यूटोपिया है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया यस, अगर ये स्वप्न है तो कम से कम ये बड़ा सुंदर स्वप्न है मनुष्य के लिए, और ये सुंदर आकांक्षा को पैदा करता है एक सही परिश्रम में, और इस स्वप्न को हमें भौतिक धरातल पर उतारना है। ट्रॉट्स्की की जो 5 और संदेश थे उसमें से कुछ और बिंदु हैं, इस तरह है। हमें याद रखना है कि यदि ये जो लोकल थियोसॉफी की ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन कोई लोकल थियोसॉफिस्ट नहीं हो सकता। थियोसॉफी के लोकल लॉज हो सकते हैं, लेकिन थियोसॉफी का मेंबर लोकल नहीं है, थियोसॉफिस्ट लोकल नहीं है, वो यूनिवर्सल है। इसका अर्थ क्या है? एक दरवेश लोकल जो लॉज है उसका कुछ लोकल कैरेक्टर होगा, वहां पर कुछ खास तरह की जलवायु होगी, खास तरह के परिधान होंगे, खास तरह के थोड़े से विचार होंगे, लेकिन जो रियल थियोसॉफिस्ट होगा वो लोकल लॉज का सदस्य होते हुए भी उसके जो विचार होंगे सार्वभौमिक स्तर पर होंगे। वो अपने को लोकलाइज नहीं करेगा, एंड और इस तरह वो पूरी सोसाइटी को बिलोंग करता है, नॉट ओनली थियोसॉफिक सोसाइटी को, पूरी मानवता सोसाइटी को। और इसलिए मास्टर कहते हैं मैं आप सभी को बिलोंग करता हूँ। सोसाइटी का हर एक सदस्य उस सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे और उसको वास्तव में लाए, अपने दृढ़ता से अपने जीवन के जो शैली है, बाल शैली है, दैनिक शैली है, उसमें वेल्ड करे और इसको अपना बनाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी है उसके सिद्धांतों को हम अगर रोज ही देखें, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, तो जो सोसाइटी के जो सदस्यों का जो एक एकजुटता है उसमें जो कभी कभी एक विघटन आ जाता है उसको हम ठीक करने की कोशिश करें, और जो फीलिंग आ जाती है अलग अलग अपने को आइडेंटिफाई करने की, एक दूसरे के प्रति हम कभी कोई आलोचना भी कर लाते हैं, उस सबको हमें सावधान रहना चाहिए और उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तब जो वर्क होगा ब्रदरहुड का वही सही होगा डिवाइन सिद्धांत के अनुसार, और फिर हम रियल उस नैतिक विज्ञान, साधन विज्ञान को पढ़ेंगे। हमें उस सभी एक बल की जरूरत पड़ती है अपने मुश्किल के, अपने डिफिकल्टीज में। जब हम किसी मुश्किल परेशानी में पड़ते हैं, किसी खतरनाक परिस्थितियां आती हैं हमारी तरफ, तब इन सिद्धांतों की परीक्षा होती है। जब हमारे विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो कभी कभी ये लगता है कि इन सिद्धांतों पर चलने से हम शायद हमारा नुकसान होगा, वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, और उस समय हमें दृढ़ होकर के देखना है कि सिद्धांतों से विचलित न हो। हमें हमारे कई शत्रु होते हैं, बाहरी शत्रु हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमारे सबसे जो बलशाली है, हमारे अंदर के शत्रु, हमारी जो सेल्फिशनेस की भावना, ग्रीड की भावना, सेपरेटनेस की भावना है, ये हमारे अंदर के शत्रु हैं, और इनसे हमें लड़ाई करनी है, सतत लड़ाई करनी है, इनको विजित करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक ये रहेंगे, इनकी लेश मात्र भी छाया रहेगी, हम डिवाइन एथिक्स का पालन नहीं कर पाएंगे। और फिर इससे भी अधिक है, हम अपना जो नाम व्यर्थ में लेते हैं, अपने जो सेल्फ, अपने जो ईगो है, ईगो को हम हमेशा उसका पोषण करते हैं छोटी छोटी चीजों में। ये ध्यान रखना चाहिए हम उस ईगो का पोषण ना करें।
और जो थियोसॉफी सोसाइटी है वो दूसरों को कभी उस तरह की आलोचना नहीं करे जो एक दूसरे में समाज में देखी जाती है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो थियोसॉफी और थियोसॉफी के सिद्धांतों की आलोचना करेंगे, हमारी भी आलोचना करेंगे। उसको हम अपनी दृष्टि से देखें, अगर वो सही है आलोचना तो वो ठीक करने की कोशिश करें, अगर वो आलोचना सही है तो उसकी परवाह न करें, अपनी अंतर चेतना की आवाज सुन करके सही काम सही दिशा में करते हैं। थियोसॉफी जो थियोसॉफिस्ट ऐसे हैं, जो कुछ थियोसॉफी ऐसे हैं जो थियोसॉफी के सिद्धांतों और थियोसॉफी सोसाइटी के प्रति उतने फेथफुल नहीं है, उनको यह अपना अंतर परीक्षण करना चाहिए और उस जो उनको फेथफुल होना चाहिए, मन को गंभीरता से अपने हृदय में उतार कर उसके अनुसार काम करना चाहिए। जो मुश्किलें आती हैं और जो खतरे आते हैं साइकिक पावर से, उसको हमें समझना है। इसीलिए साइकिक पावर्स के बारे में बार बार क्वेश्चन किया गया है, वार्न किया गया है, सावधान किया गया है। उसके प्रति हमें कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। उसको विकास करने की हम किसी ऐसे मार्ग बना पड़े जिसमें ये बताया गया है कि हमारी साइकिक पावर्स डेवलप हो जाएंगी, जल्दी डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि फिर उस पावर से हम जो रियल जो वास्तविक दिशा है, जो वास्तविक रियल जो एल्ट्रिज्म है, जो फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड है, उसकी तरफ नहीं जा पाए। और ये थियोसॉफी एक की नोट है, मुख्य बिंदु है। यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है, बार बार इसकी बात की जाती है, इसीलिए कि हम अक्सर जो वर्तमान स्टेट में है उससे हम अलग हो जाते हैं। थियोसॉफी वास्तव में गैर संप्रदायवादी है अपने काम में, और वो जो आंतरिक जीवन है उसमें प्रवेश का द्वार है, बट लेकिन कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो उस उच्चतर और सही तरीके से और उच्चतर स्तर पर जिस ब्रदरहुड की भावना, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना के प्रति संवेदनशील न हो, उसके प्रति गंभीर रूप से प्रयत्न कर रहा हो। कोई भी दूसरा प्रयास बिना यूनिवर्सल ब्रदरहुड के उस तरफ ले जाने में असफल हो जाएगा और हमारा सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा, जो हमें अंत में एक दुख और एक गलत परिणाम लाएगा कर्म के नियम के अनुसार। और इसलिए उन्होंने कहा कि यूनियन में स्ट्रेंथ, हम एक दूसरे के साथ काम करें, दूसरे के साथ सहयोग करें, नॉट ओनली थियोसॉफी सोसाइटी बट समाज के हर एक के साथ, लेकिन सही बिंदु पर। गलत बिंदु ये नहीं कहा गया गलत बिंदु पर हम सहयोग करें, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं सो कॉल्ड अपरेंट वर्कर, उनके प्रति हम करुणा में रहें बिना किसी रिवेंज की भावना के। हमारे जो मुख्य जो शत्रु हैं वो पूर्वाग्रह हैं, पब्लिक में, समाज में जो हम हठधर्मिता हृदय लाते हैं, अपने विचारों के प्रति हम हठधर्मी होते हैं, दूसरों से उसको मनवाने की कोशिश करते हैं इस मेट्रिक्स वर्ल्ड में, और इस तरह जो हमारी व्यक्तित्व बन जाता है हमारे और सदस्यों की, वो इस उद्देश्य में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। ये जो शब्द हैं, ये जो ईसा मसीह ने गॉस्पेल में दिया था, बुद्ध ने दिया था और कन्फ्यूशियस ने दिया था, ये सारे सिद्धांत उनमें परिलक्षित होते हैं। हम बीज बोते हैं, जो जीसस ने कहा था हम बीज बोते हैं, उसमें से कुछ बीज इधर उधर गिर जाते हैं, कुछ बीज को ऐसे लोगों के पास पहुंचता जिनके कान की सुनने की शक्ति नहीं है, कुछ जो है पथरीले जमीन पर पड़ जाते हैं, यहाँ पर वो अंकुरित नहीं होते हैं। और कभी कभी हम इमोशनल इंतजाम में अपने अपने संवेदना, अपने भावुक उत्साह में उन बीजों को बिखेर देते हैं और इससे उनकी जड़ नहीं जमती। तो हम सभी कर्म जो बीज बोए हैं, सभी ज्ञान के बीज बोए हैं, एक विवेकपूर्ण बोए, किसी भावना में बह कर न बोए, और तभी उन बीजों का अंकुरण होगा। जो भी बीज हम बोएंगे उसका पुष्प आएगा, और अगर उसमें जरा भी स्वार्थपरता रही, पैशन रही, तो उसमें कांटे भी आ सकते हैं मेटेरियल वर्ल्ड में, जो हमारे स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है समाज की अपनी, उसको अवरोध उत्पन्न करेंगे। हमारा जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसमें कहा गया है कि जो अच्छे कर्म का जो फल है वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
हमारा कर्म अच्छा या बुरा हो, वो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सभी मानव समाज की। कोई भी अच्छा या बुरा आपको नहीं कसता जब तक आप दूसरों के साथ अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। इस माने अच्छे और बुरे हमारे कर्म का परिणाम सभी के साथ शेयर होता है। इसलिए हमारा उद्देश्य, हमारा ये स्वार्थपरता जो है वो जो जिससे जो भी अच्छे या बुरे प्रभाव आते हैं वो हमारे अच्छे उद्देश्यों को असफल कर देते हैं, और कभी-कभी उससे दूसरों का फायदा हो सकता है। उनके लिए कोई प्रसन्नता नहीं है जो हमेशा अपने लिए ही सोचते हैं और दूसरों को अनदेखी करते हैं। जो विश्व है वो ऐसे कर्मों के अंदर कराहता है, और इसके लिए हम जो कर्म करते हैं वो उसका परिणाम आता है। इसी को महात्मा ने कहा है कि अपने पत्र में कि मानवता जो ह्यूमन सोसाइटी जो मानवता है उसके अंग आपस में लड़ते रहते हैं और पूरी मानवता जुटी रहती है। तो उन अंगों को समरसता में लाना है। मैंने मानव समाज के जो अलग अलग खंड हैं, अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्मों के जो खंड हैं उनको एकता में लाना है, समरसता में लाना है। हम में से कितने लोग इस उद्देश्य के पर चलते हैं और समाज का मानवता का बोझ उतारने का काम करते हैं। जो मटेरियलिस्ट वर्ल्ड के मनुष्य हैं, चाहे वेस्ट के ईस्ट के, उनको ये समझना है और मनुष्य मानवता का सेवियर उद्धारक बनने की कोशिश करना है। इन शिक्षाओं, नैतिक शिक्षाओं के प्रकाश में हम अपने को पूरी मानवता समाज का एक व्हीकल, एक वाहन माने और उसके लिए काम करें। ये स्वर्णिम शब्द हैं जो आपको अपने अंदर एस्टिमेट करना है, और ये मैडम ब्लॉसी कहती हैं ये उनके द्वारा है। ये उस व्यक्ति का एक आशा है जिसने अपने को बड़ी ही सिंसियरली, बड़ी ही सावधानी से, गंभीरता से उन्होंने अपने को उस मास्टर्स के अनुयायी के रूप में अपने को सियासी काम में लगाया, अपने बारे में करें हैं। जो नॉलेज है, जो साइंस है, अभी कुछ विजिबल हो रहे हैं संसार में, जैसा हम चारों तरफ देखें, इन विचारों का जो प्रभाव है धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत धीरे से बढ़ रहा है, जिसमें हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम क्लोज नजर से देखें तो धीरे धीरे इन विचारों का प्रभाव बढ़ रहा है समाज में। हालांकि दूसरी तरफ जो डार्क फोर्सेज है उनका भी बहुत ही प्रचंड प्रभाव है, और इसलिए जो क्षीण धारा इन विचारों की है कभी कभी बहुत कमजोर लगती है, और उसी को हमें बल देना है। जो हम जो शास्त्री का ज्ञान है, ये जीवन दान जीवनदाता है, ये सत्य जीवनदाता सत्य को उजागर करता है, और जो उस जीवनदाता को संदेश है इसको हमें समाज में फैलाना है। हमें समझें कि सोसाइटी के पीछे एक बड़ी शक्ति है जो हमें बल देती है जब भी आवश्यकता हो, और वो बल हमें वो शक्ति देता है जिससे हम संसार को एक दिशा दे सकें। अगर हम एकजुटता से काम करेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा। ये उनके जीवन के पहले के कुछ संदेश थे जो उन्होंने अमेरिकन थियोसॉफी को मैसेज में दिया था, और वो वैलिड है आज भी। अगर सोसाइटी का हर एक सदस्य एक इम्पर्सनल अवैयक्तिक फोर्स हो जाए अच्छाई के लिए, अपने प्रशंसा या अपनी आलोचना के प्रति वो उदासीन हो जाए, तब वो सही काम कर पाएगा इस ब्रदरहुड का जो उसका उद्देश्य है और जो डिवाइन एथिक्स का उद्देश्य है। हर एक इच्छा और हर एक विचार, इसको एक सेंटेंस में उन्होंने कहा जा सकता है, बी थियोसॉफिस्ट वर्क फॉर थियोसॉफी, बी थियोसॉफिस्ट वर्क फॉर थियोसॉफी। इन्होंने इस विचार में इसको सम किया अपने उन मैसेजेस को जो उन्होंने देने की कोशिश की। और जो पास्ट और फर्क फिर कहा कि जो पास्ट के और प्रेजेंट के महान शिक्षक हैं, मास्टर्स हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, और मैं
ये एश्योर करती हूँ कि जब तक आप इस दिशा में काम करते रहेंगे, आप थियोसफी का जो डिवाइन एथिक्स है उसके अनुसार आप काम करेंगे और जो उद्देश्य है थियोसफी का उसका योगदान आप देते रहेंगे। ये कुछ उनके जो अंतिम संदेश थे उन 5 मैसेज में, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आगे कुछ बिंदु हम देखें। ज्ञान नहीं बल्कि जो हृदय की जो प्रकाश है वो सभी अधिक मनुष्यों, पुरुषों और स्त्रियों को बाध्य करती है वो अपने सही उद्देश्य, सही पर्पस को समझें और उसके अनुसार काम करें। जो मॉडर्न साइंस है, अगर उसको हम भी सही समझ की कोशिश करें तो हम उससे भी सहायता ले सकते हैं और इसीलिए मास्टर ने जगह की साइंस और ग्रेटरली फ्रेंड हो सकता है अगर हम उस ढंग से इसको सोच को समझें और इसका अनुपालन करने की कोशिश करें। इंटरनेशनल स्टेट, कभी कभी वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड स्टेट की चर्चा होती है। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट या इंटरनेशनल स्टेट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल से अभी नहीं हो सकता, लेकिन मॉरल और एथिकल रूप से हो सकता है। अगर डिवाइन एथिक्स जो सार्वभौमिक एथिक्स है, अगर दुनिया के सभी हिस्सों में कुछ लोग इसका पालन करना शुरू कर दें तो एटलीस्ट मॉरल और एथिकल प्लेन पर एक वर्ल्ड, एक इंटरनेशनल समुदाय बन सकता है, वर्ल्ड समुदाय बन सकता है। और चूंकि जो रियल गवर्नेंस है वो मॉरल एथिकल लेवल से ही आती है और इसलिए जो संसार की जो प्रशासन है, संसार में जो तमाम नियम बन रहे हैं, जो लॉज बन रहे हैं, वो भी उससे प्रभावित हो सकते हैं और कुछ हद तक प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखें कि जो एक कानून बनता है एक देश में, दूसरे देश भी उसी का अनुपालन कर रहा है धीरे धीरे। कभी कभी जो समाज, खासतौर से जो समाज सुधार के कार्य होते हैं। हमारी जो सभ्यता है वो गलत सिद्धांतों पर बेस्ड है। आज की जो मटेरियल सभ्यता, अनगिनत मनुष्य जो हैं वो अपने उन कल्पित देवताओं की पूजा करते हैं जिनको उनके मन ने बना लिया है, उनसे कुछ इच्छा करते हैं। और जैसा मास्टर ने एक पत्र में कहा है कि मानव समाज का 2/3 जो बुराई है इन गलत धार्मिक विचारों के कारण है जो हमने बना रखे हैं मनुष्य की कल्पना, और इसलिए इनको हटाना पड़ेगा। बल्कि उन्होंने कहा ये युगों का संचित कचरा है और इसको हटाना आवश्यक है, लेकिन हटाने में समय लगेगा, लेकिन प्रयास हमें शुरू करना पड़ेगा। जो मुश्किलें हैं उस पर विजित होने के लिए और समझदारी पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ना है ये समझ करके, और हमें अपने जो ये डिवाइन आइडियाज हैं उनको हमें अपना एक आदर्श एक मानना है और उसके प्रति हमें हृदय से उसकी लगन लगना है। ये ज्ञान जो है वो सभी कुछ चेंज कर देता है और हम अपने को चेंज कर पाते हैं और फिर उससे समाज भी चेंज होता है। जो दार्शनिक विचार हैं और एथिकल चरम बिंदु हैं वही आधार हैं इस पूरी सोच के, इस पूरी दर्शन के, इस डिवाइन एथिक्स के। और ये मनुष्य में कभी कभी उसके जन्मजात मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। जो ह्यूमन सोल पिछले जन्म में प्रकट कर चुका है उसमें जन्मजात ये गुण के रूप में प्रकट होते हैं कुछ हद तक, और जो एडवांस स्पिरिचुअल मनुष्य हैं उसमें अधिक हद तक। तो इनको नैतिक चरम बिंदु कहा गया है। क्या बिंदु हैं? सत्यता, न्याय, दया, दूसरों के प्रति कोई उसकी हानि न करना, और ये सभी हर जगह पाए जाते हैं। जो पैशनेट माइंड्स हैं वो इस पर विचार कर सकते हैं, आर्गू कर सकते हैं, इस पर लेख लिख सकते हैं, लेकिन ये डिवाइन वर्चुअल हैं हर जगह लागू होते हैं और हर हर समय हर स्थान पर लागू होते हैं। दे आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। जो इस तरह का एथिक्स जो है उसको परिपालन करना, उस पर चलना मुश्किल काम होता है क्योंकि हम जिस अवस्था में अभी काम मनस डोमिनेट कर रहा है, हम इसके रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, समझ नहीं सके हैं। पूरा संसार जिस सिद्धांत से चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड की जो रीजनरेशन हो रही है, जो संचालन हो रहा है, किन सिद्धांतों से हो रहा है उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए जो दर्शन लाए जाते हैं, जो व्याख्या की जाती है कॉस्मोजेनेसिस की, जो 3 प्रपोजिशन लाए गए, उसका भी मेन उद्देश्य है कि सार्वभौमिक एथिक्स पर हम अपने जीवन को चलाएं।
कर्म का नियम जैसा आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बहुत दृढ़ता से बताया गया है शास्त्रीय शिक्षाओं में। और ये कहा गया है कि जो मिर्ची के पौधे से गुलाब नहीं पैदा हो और जैस्मिन के पौधे में कांटे नहीं लेंगे। दैट मीन्स जैसा हम काम करेंगे उसका परिणाम आएगा, इस नियम को समझना है। और इसलिए अगर हम डिवाइन एथिक्स के अनुसार जीवन जीते हैं तो उसका परिणाम जो है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है और पूरे समाज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, उसमें कोई हमें संदेह नहीं होना चाहिए, सही दिशा में। इसको एक आदर्श गुण भी कहा गया, आर्किटाइपल वर्च्यू भी कहा गया है। जितने भी संत हुए हैं और ऋषि हुए हैं, उन्होंने हमें वार्न किया है, सावधानी किया है कि जो ज्ञान है, जो तार्किक ज्ञान है, अगर उसमें इन आदर्श गुणों को नहीं लाया तो व्यर्थ है। जैसे हमारे वॉइस ऑफ साइलेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ थॉट और डॉक्ट्रिन ऑफ आई की बात की जाती है। ये कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ आई जो है बिना डॉक्ट्रिन ऑफ थॉट के बेकार है, ये उन इग्नोरेंस से भी बदतर हाल को पहुंचाएगी। तो हमें उस जो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्ट कहा गया है, जो हृदय का ज्ञान कहा गया है, उसके अनुसार अपना जो सांसारिक ज्ञान है उसको प्रयोग करना है। अब उन्होंने, उन ऋषियों ने हमेशा जो मॉरल आइडियाज हैं उनकी सुपीरियरिटी को बताया अपने मानसिक विचारों के ऊपर। और उन्होंने कहा कि जो कंपैशन, जो करुणा ही प्रज्ञा है, करुणा ही बोध है। और इसीलिए बुद्ध को विजडम कंपैशनेट कहा गया है। और वॉइस ऑफ साइलेंस करती है कंपैशनेट वर्च्यू ऑफ वर्च्यू। जस्टिस जो है वो दया है। हमारी जो दिव्यता है वो हमारे इन गुणों पर से ही उतरती है। और जो कहा गया है कि रियलाइज योर डिविनिटी, वो इन्हीं पथ पर चल के हो सकता है जब हम अपनी डिविनिटी, दिव्यता को रियलाइज कर सकते हैं, या उपनिषद के शब्दों में ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। क्रिश्चियन प्रथा में फेथ, होप और चैरिटी, इसको 3 महान गुण माने गए हैं, फेथ, होप एंड चैरिटी। एक श्रद्धा, आशा और उदारता। और उसके साथ 4 और जोड़े गए हैं कार्डिनल वर्च्यू, जिसमें हायर विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। ये 7 कार्डिनल वर्च्यूज माने गए हैं। इस तरह के वर्च्यूज और धर्म ग्रंथों में भी हैं। जो नियो प्लेटोनिक्स थे, उन्होंने इसको, इन गुणों को, जो निम्न हमारे छूत के रोग हैं उनको शुद्ध करने का तरीका था। जो निम्न छूत के रोग, हमारे जो निम्न विचार, निम्न भावनाएं, जो सेल्फिशनेस, ग्रीड की भावनाएं हैं, उनको शुद्ध करने का एक माध्यम बताया। प्राचीन काल में ऋग्वेद में ये लाया गया है। उसके अध्याय 10 में जो मंत्र है, उसमें जो काम जो देवता हैं, काम देवता हैं, जिनको ग्रीक फिलॉसफी हीरोस कहा गया है, प्रेम के देवता कहा गया है, वो पहला मूवमेंट होता है जब महामन्वंतर आता है। काम देवता पहले प्रकट होते हैं, काम इच्छा पहले प्रकट होती है। बट ये काम वो नहीं है जिसको बाद में सेक्सुअल डिजायर से जोड़ दिया गया। ये जो काम है, जो इच्छा है, ये उस जो वन है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें अपने को प्रकट करने की इच्छा है, ये काम। अथर्ववेद में कहा जाता है कि कामदेव जो है वो जो पहले पैदा हुए, और वो सभी देवों, सभी पितरों, सभी मनुष्यों से ऊपर हैं, सभी मनुष्य से उत्तम है कामदेव। वो कहा गया है कि मंत्र में कहा गया है कि आप जो हैं सभी से अच्छे हैं, सभी से महान है। कामदेव का जो मंत्र है, कामदेव का जो धारणा है वो बाद में डिग्रेड हो गई है सेंचुरीज में, और बाद में उसको एक सेक्सुअल डिजायर या वासना से जोड़ दिया गया है। जो वेदों के ऋषि थे उनके लिए कामदेव जो है, ब्रॉसी कहती हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, जो पहली चेतना है जो उठती है उस ब्रह्म में, जो पूरे संसार को अब मैनिफेस्ट करने की इच्छा होती है, सेल्फ विल होती है उस स्वभाव में, दैट इज कामदेव। फर्स्ट फीलिंग जो होती है, जो वो कंपैशन की होती है और करुणा की होती है, उस मानवता के सोल के प्रति करुणा के कारण ही वो इच्छा होती है उस ब्रह्म में अपने को प्रकट करने में। और सभी सोल, सभी मोनेड उससे निकलते हैं अपनी तीर्थ यात्रा में। ये उसी काम देव की प्रेरणा से होती है। काम जो है एक डिवाइन डिजायर है उस वेदों में, ऋग्वेद में।
जिसका उद्देश्य है कि सही प्रसन्नता, सही प्रेम उत्पन्न करना मानव समाज है। कामदेव या एरोस अपने ओरिजिनल, अपने मूल जो प्रिस्टीन, उसका जो शुद्ध अर्थ है, सेंस है, उसमें वो वही आदर्श वर्चु है, वही एक तरह से कह सकते हैं डिवाइन एथिक्स है, वही करुणा के प्रतीक हैं, सार्वभौमिक करुणा। जो ऋषि थे उन्होंने वर्चू और वाइसेस की आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया, और उन्होंने इसको बताया कि जब तक हम डिफेक्ट संसार में जीवन जी रहे हैं, इसके सापेक्ष स्तर रहेंगे, रिलेटिव स्तर रहेंगे। लेकिन उन ऋषियों ने ये सिखाया कि हमारी जो कन्वेंशनल मॉरलिटी है, जो सामाजिक और परिपाटी वाली मॉरलिटी है, वो हमारे मन को धुंधला कर देती है, मन को आच्छादित कर देती है, उसको सही समझ देने में बाधा करती है, और मनुष्य को जंतु मनुष्य के स्तर पर रखती है, जो हमारी प्रथा की, हर एक प्रथा की जो मॉरलिटी है। सही ह्यूमन बनने के लिए आवश्यक है कि हम जो महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत हैं गुणों के, और गुण के, महान गुण के, प्रेम और करुणा के, उसको जो मेटाफिजिकल कैटेगरी के हैं उसी तरह सही हैं, जैसे स्पिरिट, मैटर, माइंड, लाइट, डार्कनेस है, साइट है, स्पेस है, फोर्स है, मोशन है, ये सब उसके आयाम है मैनिफेस्टेड संसार के। तो हमें इसको समझना पड़ेगा, जो आर्किटाइप वर्च्यू हैं, जो डिवाइन नेचर्स के बिंदु हैं, वो वास्तविकता हैं, दे आर नॉट हाइपोथेटिकल। और इसलिए हम वो समझें कि जैसे स्पिरिट, मैटर, लाइट, डार्कनेस, मोशन, स्पेस से ही सारा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो बिना उस आर्किटाइप वर्च्यू के, बिना उस आदर्श गुणों के, बिना उस डिवाइन नेचर्स के संसार का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सकता, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जो एनिमल मैन है वो ह्यूमन तभी हो सकता है जब वो अपने उन गलत टेंडेंसीज को, वृत्तियों को, जो उसने पाल रखा है अपनी सामाजिक प्रथा में, अपनी धार्मिक प्रथा में, अपने संकुचित विचारों से उसको त्यागे, उसके बारे में वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, और इन जो एक्सीलेंट वर्च्यूज हैं अपनाए, विभूतियां कहा गया है। तो कौन है इसको हम बंद कर। हाँ, क्या बात है? हेलो हेलो, सभी जो कंपैशन का जो विकिरण है वो चारों तरफ होगा, हमारे प्रति और सभी के प्रति। विजडम जो कंपैशन, जो सोल की वर्च्यू है, सोल का गुण है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे ग्रीक हो, और चाहे हमारे गीता में हो, ये सभी धर्मों में लाया गया है। यहाँ जो हमारे जो गोल्डी प्रसिद्ध वाली बुक है, वॉइस ऑफ साइलेंस, उसमें कहा गया है कंपैशन इज नो एट्रीब्यूट, the law of laws, eternal harmony, alias self, its soulless universal essence, the light of everlasting light, and finally fitness to all things, the law of love eternal. तो ये कंपैशन के बारे में कहा गया। जो भगवत गीता है उसका अध्याय 16, उसमें जो वर्चूज गिनाए हैं भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा में, वो सभी उस आर्किटाइप वर्चू, आदर्श गुण हैं या डिवाइन नेचर्स के पार्ट हैं। उसमें आया है कि क्षमा करना, एक शुद्ध जीवन जीना, एक जो योगिक विजडम है उसके अनुसार जीवन जीना, दान देना और संयम करना, अपने ज्ञान दान देना, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स अध्ययन करना, और एक तपस, सिंपल जीवन जीना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जीना, ये सब लाए गए हैं। हार्मलेसनेस और सत्य और क्रोध की अनुपस्थित, त्याग, शांतिपूर्ण जीवन जीना, और अपने जीवन को विखंडित मत जीना, जो क्रूकेटनेस है, जो पाखंड है, उससे बचना, सभी जीवित प्राणियों के प्रति कंपैशन, लालच का हटाना, और हमेशा सरल होना, नम्र होना, और जो मन है इधर उधर चंचल होता है, उस वृत्ति को त्यागना, मन को स्थिर करना। कि जो सारे गुण, इसके अलावा उनका विगर, जो तेज है, क्षमा है, प्रीति है, शौच है, शुद्धता है, ये सब जो है अपनी ईर्ष्या और घमंड से हटना, ये सारे गुण भगवत गीता के अध्याय 16 लाए गए। तो इससे अच्छा व्याख्या इन डिवाइन एथिक्स और आध्यात्मिक वर्चू की आप और डिटेल कहीं नहीं मिलेगा आपको, और इसलिए इन गुणों की प्रधानता है, इन गुणों की मुख्यता है, जिसको हमें प्रैक्टिस करना है।
जो डिवाइन एथिक्स की प्रैक्टिस है वो हमें ये रियलाइज करती है, हमारी समझ में लाती है कि हमारी जो यूनिकनेस है वो तो है, लेकिन हम सबके साथ हमारी समरसता भी है और हम उसी तरह जीवन जी करके जो शाश्वत जीवन में जा सकते हैं, जिसको कहा गया है लिव नॉट इन प्रेजेंट, लिव नॉट इन पास्ट, लिव नॉट इन फ्यूचर बट लिव इन इटर्नल। केवल इसी डिवाइन एथिक्स का परिपालन करते हुए हम शाश्वत में जीवन जी सकते हैं, जिसको महात्मा ने इटर्नल नाउ कहा गया, शाश्वत अब कहा गया। चेतना की जितनी अवस्थाएं हैं जो अनुभव करते हैं वो सभी में हम एक हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि चेतना की अवस्थाएं हमारी तो अलग अलग होती हैं, सभी मनुष्य की अलग है, लेकिन उसमें हम एकत्व का अनुभव कर सकते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य मानव प्राणी है, वो जो टोटलिटी में, समग्रता में जो मैनिफेस्टेशन विश्व का है उससे अलग नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है चरम में उस प्रसन्नता, उस आनंद को प्राप्त करना है और वो प्राप्त करने का रास्ता केवल डिवाइन एथिक्स के परिपालन के द्वारा हो सकता है। इसी को बाइबल में एटोनमेंट कहा गया। एटोनमेंट पश्चाताप, एटोनमेंट, सबके साथ एक हो जाना। ये सुझाव देता है कि हम प्रारंभ में हैं, कुछ कारण के अनुसार हम अभी इसको जान नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ज्ञान के बीज हैं और हम जो एक से कई हो गए हैं एक व्यस्त मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में, फिर हमें उस अनेक से एक की ओर जाना है, ये ज्ञान हमें बताता है। और वो दशा कही गई है वही सबसे आनंद की अवस्था है। अलग शरीर होते हुए भी हमें भावना और विचार स्तर पर एक हो जाना पूरे मानव समाज से, पूरे सृष्टि से, ये इसका उद्देश्य है। थियोसफी में, अगर थियोसफी जो है डिवाइन विजडम या डिवाइन नॉलेज है, इसका एप्लीकेशन है डिवाइन एथिक्स है, डिवाइन मॉरलिटी। थियोसफी जो है वो डिवाइन विजडम या डिवाइन नॉलेज है और इसका एप्लीकेशन, इसका प्रैक्टिस ही डिवाइन एथिक्स है या डिवाइन मॉरलिटी। और तब जो कदम हम लेंगे, जो उसके अध्ययन के द्वारा, उसके प्रैक्टिस के द्वारा, तब हम उस डिवाइन एथिक्स का परिपालन अपने जीवन में कर पाएंगे और उसको संसार में उतार पाएंगे। बहुत से थियोसफिस्ट हैं जो इस बेसिक टीचिंग के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं और वो सही डिवाइन एथिक्स का पालन कर रहे हैं। उनको हमें देखना है, उनको आदर्श मानना है, उनके अनुसार अपने को उठा रहे हैं। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो इन टीचिंग को इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझ रहे हैं, लेकिन अभी अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, अपनी कुछ कमियों के कारण, कुछ कर्म के जो प्रारब्ध है उसके कारण। उसको हम समझें और उसमें विचलित नहीं हो, प्रयत्न करते रहें। जैसा मास्टर ने कहा कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई, तब हम डिवाइन एथिक्स को फॉलो कर पाएंगे जो इसका उद्देश्य है। एथिक्स हर एक फिलॉसफी का ब्रांच है और इसीलिए जो थियोसफी के दर्शन है उसकी जो मूल सिद्धांत हैं वो ये डिवाइन एथिक्स हैं। अप्लाइड एथिक्स हर एक फिलॉसफी में लाई गई है, हर एक शाखा में लाई गई है। एथिक्स जो है हर एक धर्म का, हर एक सिद्धांत का एक बेसिक बेडरॉक होता है और इसीलिए जो डिवाइन एथिक्स है, आर्किटेक्चरल वर्च्यू है, वो हमारी सारी थियोसफिक सिद्धांतों के मुख्य आधार है। बिना उसके हम थियोसफी की शिक्षाओं को न तो समझ सकते हैं, न पालन कर सकते हैं, न दूसरों को बता सकते हैं। इन शिक्षाओं को कई तरह से अध्ययन करने की कोशिश की गई है और लोगों ने इसको एक तरह से समराइज करने की कोशिश की है। वो कुछ बिंदु हैं: यूनिटी, वननेस, होलिज्म, कॉन्शियसनेस, मैटर में वननेस, ऑर्डर, लॉफुलनेस ऑफ द यूनिवर्स, हार्मनी एंड स्ट्रक्चरली हार्मोनिक प्रिंसिपल। ये सब जो जीवन का पर्पज है, स्पिरिचुअल परफेक्टिबिलिटी, आध्यात्मिक रूप से हमें परिपूर्ण होना, ये डिवाइन एथिक्स का मार्ग है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर पांडे जी। आपने बहुत अच्छी तरह हमारे को डिवाइन एथिक्स के बारे में बताया, जिनको हम कह सकते हैं कि डिवाइन मोरालिटी, डिवाइन मॉरल वर्च्यूज़, डिवाइन वर्च्यूज़ जैसे आपने बताया, ये यूनिवर्सल लॉज के ऊपर बेस्ड है
और ना कि मैन मेड लॉज पे। और क्योंकि यूनिवर्सल लॉज पे डिवाइन एथिक्स बेस्ड है, इसलिए ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी काल हो, कोई भी जगह हो, उन सब पे ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। आपने हमें ये भी बताया कि थियोसफी के अंदर हमारे को किस तरीके से, कितनी अच्छी ढंग से ये समझाए गए हैं। और भी धर्मों के अंदर और भी फ़िलासफ़ीज़ के अंदर आपने हमें बताया कि किस तरीके से हम डिवाइन वर्चूज़ को, डिवाइन मॉरल एथिक्स को हम फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने हमें मैडम ब्लेवत्स्की के अपने विज़न के बारे में बताया, जिसके अंदर अगर हम विश्व चेतना को, ग्लोबल कॉन्शियसनेस को अगर डायरेक्ट कर सकें, मेजर जो लोग हैं, जो ज़्यादातर जो लोग हैं, अगर इन वर्चूज़ को मानना भी चालू कर दें और चलने की कोशिश भी करें, तो भी बड़ा बदलाव आ जाएगा विश्व की चेतना के अंदर। ये सब बातें आपने बहुत अच्छी तरह हमें समझाई हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पे आपने बताया कि हमारे को मुश्किल होती है अगर हम कन्विंस भी हो जाएं कि हमें इन मोरल वैल्यूज़ पे अपने आप को उतारना है, तो भी हमें जो मुश्किलात आती हैं उसको भी हमने जूझना है, लड़ना है, समझना है। अपने जो शत्रु, आंतरिक शत्रु अपने बताए, जो वीकनेसेस बताएं, उनको हमें ओवरकम करना है, ताकि हम इस रास्ते पे और आगे चल पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई बंधु, कोई ब्रदर हमारा या सिस्टर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लोखंडे जी आप भी हैं, सुषमा जी। हाँ, बंधु पांडे जी के लेक्चर ये हमेशा कुछ अंतर्मुख होकर सोचने को मजबूर कर देते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है पांडे जी की, ये बहुत सारे तो हमारे पढ़ाई में भी नहीं आते, लेकिन उनका अभ्यास जो है वो हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है, हमारा ज्ञान वर्धित करने में। बहुत अच्छा आयोजन रहा आज का। मैं पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ और आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा रहा आज का। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, मैं अनूप जरत हूँ, मैं कुछ बोलना हाँ चाहूँगा। हाँ हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी का। मैं अभी थियोसॉफी में नया स्टूडेंट हूँ, तो आज का जो लेक्चर है मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा थियोसॉफी को समझने के लिए। व्हाट इज थियोसॉफी इन प्रैक्टिकल। मुझे जो लेके आए हैं वो माथुर साहब लेके आए हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मुझे अच्छी लगी थी, उसका मुझे मतलब अभी जानना है कि थियोसॉफी का मेंबर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन एज ए थियोसॉफिस्ट लाइफ लीड करना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे आज के लेक्चर से पता लगा कि व्हाट इज एन आइडियल लाइफ ऑफ ए थियोसॉफिस्ट। और प्लस मुझे ये भी अच्छा लगा आज पांडे जी ने बोला आज कि थियोसॉफिस्ट जो होता है वो यूनिवर्सल थियोसॉफिस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि शंकर लाज का थियोसॉफिस्ट अलग होगा और कोई दूसरी कंट्री का थियोसॉफिस्ट अलग होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज द बेसिस ऑफ थियोसॉफी। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू द स्पीकर एंड टू द ऑर्गेनाइजर्स आल्सो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी। पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हम लोगों को जो है एथिक्स को रिमाइंड करने के लिए, और राजीव जी ने बहुत अच्छे से उसको ब्रीफ किया। मुझे, चूंकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक बात याद आ गई कि अभी पांडे जी बताएंगे कि जो अशोक था राजा, वो किसी अपने पास्ट लाइफ में कोई मास्टर की श्रेणी में था। तो वो खुद कहता है अपने अभिलेख में कि कियमचु धम्म में, या सेकंड जो ऑब्जेक्ट है कि धर्म क्या है, हम इस सेक्टेरियन रिलीजन की बात नहीं कर रहे, ना कोई एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड की बात कर रहे हैं। वो खुद कहता है कि कियमचु धम्म में, वो खुद जवाब देता है, अपासिन्वे बहु कथाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च धम्मा, कि बहु कल्याण, दया, दान, सत्य, पवित्रता, मृदुता, साधुता, ये सब धम्म है। तो आज से 2500 साल पहले अशोक अपने अभिलेख में इन
एथिकल उनकी बात करता है, एथिक्स की बात करता है। और फिर वो कहता है कि क्या जो है धर्म नहीं है, तो वो खुद अपने अभिलेख में कहता है कि प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, ये इन सब से बचना चाहिए। तब जो हमारे अंदर से जो हम धर्म का पालन करेंगे तो स्वतः जो है फ्लावरिंग होगी और हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होगी। तो पांडे जी से एक प्रश्न तो ये है कि आप क्या इस समय बता सकते हैं कि अशोक अपने पास्ट इनकारनेशन में कोई गुरुदेव थे जो अपने अभिलेखों में उस समय बात करते हैं और अपनी प्रजा से उसका पालन करवाते हैं? तो ये एक प्रश्न भी है और जो मुझे याद था तो मैंने उसको शेयर कर दिया। बहुत अच्छे से अपने अभिलेखों में कहता है, उसको जवाब भी देता है और उसके जो यूनिवर्सल रिलीजन, यूनिवर्सल एथिक्स की बात करता है वो। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही कहा सुधा जी आपने। अशोक जो एडवांस अशोक थे और वो यूनिवर्सल एथिक्स की चर्चा किया अपने सवाल रखे उन्होंने। और लेकिन वो अडेप्ट थे या नहीं थे इसके बारे में तो कुछ हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन थियोसॉफी लिटरेचर में आया है कि हमारे फाउंडर अल्बर्ट ही एक जन्म में अशोक थे। ये किसी ने लिखा है बाद में, आई थिंक लेडबीटर ने किसी ने। और लेडबीटर की जो पुस्तक है बिगिनिंग ऑफ सिक्स्थ रेज, उसमें ये प्रसंग आया है कि अशोक का जब निधन हो रहा था तो उनको एक विचार आया कि हमें जितना काम करना चाहिए था बौद्ध धर्म के या नीतिगत शिक्षाओं के प्रचार उतना नहीं कर पाए। इनको थोड़ा सा एक विचार आया और थोड़ा सा मैं दुखी थे। तो मास्टर्स उनके सामने आए, मास्टर, और उनको दिखाया है कि भविष्य में वो क्या काम करेंगे। तो ये बिगिनिंग ऑफ द सिक्स्थ रेज में लेडबीटर ने लिखा है। जी जी, मैंने पढ़ा उसको जी। हाँ, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो अल्बर्ट के रूप में करेंगे और फिर जो सिक्स्थ रेज बिगिनिंग होगी उसमें उनका एक मुख्य रोल होगा। इतना तो वर्णन हम लोग सभी जानते हैं। बाकी वो किस स्टेज पर थे ये तो हम लोग नहीं कह सकते, बट एडवांस तो थे ही, तभी इस तरह के विचार आए। थैंक यू सो मच राजीव जी, पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इतने कठिन विषय को इतनी सरल भाषा में जो है जैसे प्रवाहित कर देते हैं कि हमको जज्ब करने में और उस पर पॉन्डर ओवर करने में समय लगता है, लेकिन बार बार रिमाइंड करने से जो है वो चीजें जहन में जाती हैं और चिंतन चलता रहता है दिन भर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे कोई और ब्रदर सिस्टर कुछ पूछना चाहेंगे या ऐड करना चाहेंगे? उज्जैन से भी हैं हमारे बंधु माधवी शर्मा जी। शर्मा जी उज्जैन से हैं। जी जी, शर्मा जी हैं। तो पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को बहुत, जैसे सुषमा जी ने कहा, रिमाइंड करवाया उन चीज़ों के बारे में जिसको हमें बार बार अपने को रिमाइंड करवाना चाहिए। और इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हम लोग सब जुड़ पाते हैं और सुन पाते हैं आपको। ये भी बहुत एक अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बारी अगले शनिवार 5:30 बजे हम एस्ट्रल बॉडी को कंटिन्यू करेंगे। उसका 8वां भाग जो है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी सारी टॉक्स जो हैं जो यहाँ होती हैं शंकर लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब के ऊपर ये रिकॉर्ड होके दिखाई जाती हैं। यूट्यूब के ऊपर चैनल है थियोसॉफी दिल्ली, तो जिनको दोबारा सुनना है या जिन्होंने मिस कर दिया है पुराने जो लेक्चर्स हुए हैं वो यूट्यूब पे जा सकते हैं और थियोसॉफी दिल्ली चैनल को वो देख सकते हैं, उसके अंदर वो देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यूनिवर्सल प्रेयर से आज की इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, O hidden love embracing all in oneness, in love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee may each who feels himself as
he is also one with every other. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you, all our friends, sisters, and brothers. So, we're closing the meeting. Yes, yes, बिल्कुल. Thank you. Thank Thank you. you all. Thank you. नमस्कार. नमस्कार.